हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में अंतर। ये वीडियो हेल्पफुल होगा बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के साथ ही साथ नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन्हें अच्छे से समझ लें तो आपको संघात्मक शासन और एकात्मक शासन अच्छी तरीके से आ जाएगा और इनका अंतर भी आ जाएगा। तो आपको इन दोनों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले समझते हैं संघात्मक शासन। संघात्मक मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनियन की बात कर रहे हैं। जब बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े राज्य या फिर देश का निर्माण करते हैं तो उसे कहा जाता है संघ, यूनियन। जैसे हमारे आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसे ही अमेरिका में भी है संघात्मक शासन। इसमें होता है कि संविधान द्वारा संघ के लिए अलग और राज्यों के लिए अलग अलग प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। एक मजबूत केंद्र और कई राज्यों की अवधारणा, राज्य और केंद्रों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा देश भारत। देखिए, एक मजबूत केंद्र सरकार हमारे पास है और साथ ही साथ अलग अलग राज्य सरकारें हैं। केंद्र के पास अपनी शक्तियां हैं और राज्य के पास अपनी शक्तियां हैं। संविधान ने कुछ प्रावधान केंद्र के लिए किए हैं और कुछ राज्यों के लिए किए हैं। तो एक संघ होगा और उसके साथ ही साथ कई सारे राज्य होंगे। और इसमें मेन बात यह है कि संविधान द्वारा राज्य और केंद्रों की शक्तियां विभाजित की जाती हैं ताकि उनमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और शासन सुचारू रूप से चलता रहे। अब आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में शक्तियों के विभाजन को लेकर अलग अलग सूचियां दी गई हैं। सूचियों से मेरा मतलब है कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हमारे संविधान के कौन सी अनुसूची में दी गई है, आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो आप कंसर्निंग आर्टिकल भी बता सकते हैं। तो पहला अंतर तो इसमें यही है संघात्मक शासन में कि संघात्मक शासन में संविधान द्वारा संघ के लिए अलग और राज्य के लिए अलग अलग प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकात्मक। एकात्मक मतलब केवल एक। संविधान द्वारा केवल एक केंद्रीय सरकार का गठन किया जाता है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कुछ शक्तियां राज्यों या फिर स्थानीय प्रशासन को दी जाती हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर एक ही सरकार शासन करेगी तो उसको काम करने में मुश्किल होगी। तो वो क्या करेगी कि अपनी कुछ शक्तियां राज्य स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर जो भी इकाइयां कार्य कर रही होंगी उनको दे देंगी। लेकिन ये शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं होंगी। ये केंद्र सरकार के विवेक पर आधारित है कि वो शक्तियां दे या ना दे। और अगर वो शक्तियां देगी तो कभी भी उनको वापस ले सकती है, उनमें अल्टरेशन कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है। तो मेन जो अंतर है संघात्मक शासन और एकात्मक शासन में, संघात्मक शासन में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जा रहा है। कुछ शक्तियां केंद्र को दी जा रही हैं, कुछ शक्तियां राज्य को दी जा रही हैं। लेकिन एकात्मक शासन में संविधान केवल केंद्रीय सरकार को शक्ति दे रहा है और अब ये केवल केंद्रीय सरकार के हाथ में है कि वो राज्य स्तर पर या फिर क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रशासन है उसको अपनी शक्तियां देता है या नहीं देता है, उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। तो संघात्मक शासन और एकात्मक शासन को आप अच्छे से समझ लीजिए कि संविधान जो है संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन कर रहा है, एकात्मक शासन में सरकार कर रही है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो संघात्मक शासन में संविधान का लिखित होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर संविधान लिखित नहीं होगा तो इस बात में डिस्प्यूट होगा कि कौन सी शक्तियां केंद्र की हैं, कौन सी राज्य की हैं। तो इसीलिए संविधान का लिखित होना आवश्यक होता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था के कुछ उदाहरण जो देश हैं वो हैं अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड। इनको आपको याद कर लेना है क्योंकि कई बार MCQs में ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा देश संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। तो अगर आपको ये अच्छे से याद होंगे तो आप वहाँ पर उस आंसर को टिक कर सकते हैं।
और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, क्योंकि शक्तियां केवल एक ही जो बॉडी है उसके पास हैं, शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास हैं, तो उसके पास हो जाती हैं असीमित शक्तियां, तो वो चाहे तो उनको ले या फिर चाहे वो राज्य सरकारों को बांटे, उसकी मर्जी है। तो अगर संविधान अलिखित भी होगा तो चलेगा, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस व्यवस्था के उदाहरण हैं ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, चीन, हॉलैंड, स्पेन, ईरान, नॉर्वे, टर्की, स्वीडन, जापान। इसके अलावा और देश भी हो सकते हैं, मुझे इतने ही मिले। तो आपको ये याद कर लेना है कि एकात्मक शासन में संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, लेकिन संघात्मक शासन में संविधान का लिखित होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है न्यायिक समीक्षा का प्रावधान। देखिए, संघात्मक शासन में क्या होता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो होता है उसको आप न्यायालय में रिव्यू कर सकते हो, पुनर्विलोकन किया जा सकता है उसका। तो जैसे भारत है, भारत में कोई भी कानून बनता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उस कानून का रिव्यू कर सकती है कि वो कानून सही बना है या नहीं बना है, कहीं उससे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से संघात्मक शासन में जुडिशरी का एक चेक होता है कि वो जो सरकार है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट पावरफुल नहीं होती है, उसके ऊपर न्यायपालिका का एक चेक होता है कि वो देखे इसने कानून सही बनाया है या फिर नहीं बनाया है। लेकिन एकात्मक शासन में क्या होता है कि संसद की सर्वोच्चता होती है और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। देखिए, ये पावर देता है हमको संविधान। तो अगर जहाँ पर संघात्मक शासन होगा वहाँ पर संविधान में ये प्रावधान होगा कि न्यायिक समीक्षा होगी तो न्यायिक समीक्षा होगी, और अगर प्रावधान नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सिंपल रखते हैं इसको और ऐसे याद कर लीजिए कि संघात्मक शासन में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान होता है और एकात्मक शासन में संसद की सर्वोच्चता होती है और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। नेक्स्ट अंतर जानते हैं। संघात्मक शासन में इखरी नागरिकता भी हो सकती है और दोहरी नागरिकता भी हो सकती है, क्योंकि जो संघ है वो राज्यों में बटा हुआ है, तो वो व्यक्ति राज्य का नागरिक भी हो सकता है और संघ का नागरिक भी हो सकता है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन भारत में है इखरी नागरिकता। हम केवल भारत के नागरिक हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी राज्य के नागरिक हैं। हालांकि ये इनहेरेंट होता है, लेकिन हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। तो एक हिसाब से भारत जो है वो संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता का एक अपवाद है, क्योंकि उसके पास है सिंगल सिटीजनशिप। और एकात्मक शासन में तो सिंपल सा है, एक ही सरकार है तो लोग केवल सिंगल सिटीजन होते हैं, वहाँ पर एकहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। संघात्मक शासन में निष्ठा का केंद्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों होते हैं, और एकात्मक शासन में निष्ठा का केंद्र केवल एक सरकार होती है। अब देखिए, जैसे संघात्मक शासन है, हम भारत में रहते हैं, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो मेरी निष्ठा उत्तराखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ भी होगी और साथ ही साथ जो केंद्र में हमारी सरकार है उसकी ओर भी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी निष्ठा केवल केंद्र सरकार की ओर हो, राज्य सरकार की ओर ना हो, या फिर केवल राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की ओर ना हो। इस तरीके से निष्ठा का केंद्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हो सकते हैं, लेकिन एकात्मक शासन में एक ही सरकार होती है तो निष्ठा का केंद्र भी केवल एक ही होता है। नेक्स्ट, जटिल कार्य प्रणाली। संघात्मक शासन में आपको जटिल कार्य प्रणाली देखने को मिलती है, क्योंकि दो तरीके से सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। अब सरकारी नीतियों और फैसलों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। जैसे केंद्र सरकार कोई कानून लाती है और राज्य सरकार का भी उसमें क्षेत्राधिकार है कि वो कानून बना सकती है, तो इससे जो वहाँ के नागरिक होते हैं वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि केंद्र ने तो ये कह दिया, क्या राज्य भी इसे लागू करेगा या राज्य अलग प्रावधान बनाएगा। कई बार केंद्र और राज्य के मध्य में कानून को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो केंद्र का जो बनाया हुआ कानून होता है वही माना जाता है, या फिर कई बार ये जो बातें हैं न्यायालय तक भी पहुंच जाती हैं, तो उसमें भी लंबित रहता है, समय लगता है। तो इस तरीके से क्या होता है, संघात्मक शासन में क्योंकि 2-3 लेवल पर सरकार काम कर रही हैं तो जटिल कार्य प्रणाली होगी, और एकात्मक शासन में इसके बिल्कुल विपरीत होगा, सरल कार्य प्रणाली। जैसे एक सरकार ने एक बात कह दी और सरकार एक ही है तो लोग बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि हमें आगे क्या करना है,
एक ही सरकार के फैसले पर वो आश्रित रहते हैं। संघात्मक शासन में अधिक कार्यभार होता है और एकात्मक शासन में कम कार्यभार होता है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अलग अलग लेवल पर अगर गवर्नमेंट चलेगी तो काम अधिक होगा, अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग नियम कानून होंगे, अलग अलग सेवाओं की नियमावली होगी। जो एक राज्य में लागू होगा, दूसरे राज्य में कोई और चीज़ चल रही होगी, तीसरे राज्य में कोई और चीज़ चल रही होगी, तो कार्यभार अधिक होगा ही होगा। लेकिन एकात्मक शासन में एक ही गवर्नमेंट होगी तो पूरे देश में एक ही प्रकार के कानून होंगे, तो खुद ही खुद कम कार्यभार हो जाएगा। संघात्मक शासन में क्षेत्रीय सरकारों के पास स्वयं की शक्तियां होती हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि संविधान द्वारा क्षेत्रीय सरकारों को, राज्य सरकारों को शक्तियां दी जाती हैं। भारत में जैसे कि हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत वगैरह का भी प्रावधान है, तो ये क्षेत्रीय सरकारें हैं जिनको संविधान द्वारा शक्तियां दी गई हैं। तो एकात्मक शासन में क्षेत्रीय सरकारों के पास स्वयं की कोई शक्तियां नहीं होती हैं, ये केंद्र सरकार पर ही निर्भर करता है कि वो अपनी शक्तियां निचली सरकारों को ट्रांसफर करे या ना करे। नेक्स्ट है, दो प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं पाई जाती हैं। संघात्मक शासन अगर होगा तो वहां पर एक संघ के लिए और राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं होंगी। जैसे भारत में केंद्र में यूपीएससी है, जिससे अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस केंद्र सरकार के लिए कार्य करती हैं, और साथ ही में राज्य में होता है पीएससी, जिससे पीसीएस अधिकारी होते हैं, तो वो राज्य स्तर पर उसको डील करते हैं, उनका कैडर स्टेट कैडर होता है। तो इस तरीके से चीज़ें, सेवाएं काम करती हैं। दोहरी प्रशासनिक सेवाएं संघात्मक शासन में देखने को मिलती हैं, जबकि एकात्मक शासन में क्योंकि पूरे देश पर एक ही प्रकार की सरकार काम करती है, तो इस तरीके से एक ही तरीके की प्रशासनिक सेवाएं कार्य करेंगी। और संघात्मक शासन और एकात्मक शासन का सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट जो अंतर है वो ये है कि संघात्मक शासन में निरंकुश शासन की संभावना कम होती है, क्योंकि अलग अलग लेवल पर सरकारें हैं। अगर सपोज राज्य सरकार निरंकुश हो जाए तो केंद्र का उस पर नियंत्रण होगा, और अगर केंद्र सरकार निरंकुश हो जाए तो न्यायपालिका भी है वहाँ पर देखने के लिए। लेकिन एकात्मक शासन में होता है निरंकुश शासन की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि एक ही सरकार है और वन मैन आर्मी वाला खेल चल रहा है। अगर एक ही इंसान को पूरी पावर मिल जाएगी, एक ही बॉडी को पूरी पावर मिल जाएगी, तो ये चांसेस ज़्यादा होंगे कि निरंकुश तंत्र हो सकता है। कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो अगर एक ही इंसान के पास सारी शक्तियाँ आप दे देंगे तो निरंकुशता की संभावना अधिक हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। और साथ ही साथ एक चीज़ आप और नोट कर लीजिए कि शासन व्यवस्था के 3 रूप पाए जाते हैं। यूजुअली लोग समझते हैं कि 2 ही रूप होते हैं, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन, लेकिन इसके होते हैं 3 रूप: एकात्मक, संघात्मक और परिसंघात्मक। एकात्मक और संघात्मक तो आपने समझ लिए। परिसंघात्मक तब होता है जब बहुत सारे छोटे छोटे राज्य अपने आप में स्वतंत्र राज्य होते हैं, उनके ऊपर संघ का कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो वैसे तो एक ही संघ के अंदर होते हैं, लेकिन वो अपने आप में स्वायत्त होते हैं। और ये व्यवस्था प्राचीन यूनान में, प्राचीन जर्मनी में पाई जाती थी। वर्तमान में ये कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। आज का ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर लॉ का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।